चलिए बात करते हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर एक नई डेवलपमेंट आई है। तो यहाँ पर जो रूल 90 है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का 1961 के तहत जो रूल्स बनाए गए थे कि कैसे इलेक्शंस जो है कंडक्ट किए जाएंगे इंडिया में, तो वहाँ पर जो रूल नंबर 90 है उसमें एक अमेंडमेंट की है। तो क्या अमेंडमेंट की है कि जो एक्सपेंडिचर लिमिट है जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा खर्चा किया जाता है इलेक्शन कैंपेन में, रैलीज में, पोस्टर्स बांटने में, या किसी भी तरह का जो विभिन्न प्रकार का खर्चा होता है इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो वहां पर एक लिमिट है कि किस लिमिट तक जो है आप खर्चा कर सकते हैं। यहां पर अभी 10% जो है एक्सपेंडिचर लिमिट को जो है एनहांस कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी जो है बात बोल दी गई है कि ये जो 10% का जो इंक्रीज किया गया है एक्सपेंडिचर लिमिट में, इसको इमीडिएट इफेक्ट से जो है लागू किया जाएगा अभी जो भी इलेक्शन जो है आने वाले समय में आएंगे। तो ये जो डिसीजन मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कोविड-19 के वजह से। ओके, सो कोविड-19 की वजह से यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर लिमिट को यहाँ पर बढ़ाया गया। और साथ ही साथ जो कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई है वो बिहार में जाकर कॉस्ट इन्फ्लेशन जो इंडेक्स है और जो अदर फैक्टर्स हैं कि जो लिमिट एक्सपेंडिचर लिमिट बढ़ाई गई है या सही है या गलत है, तो इसके ऊपर जो है रिजल्ट लेकर जो है इलेक्शन कमीशन को जो है रिपोर्ट जो है तलब करेगी। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की महंगाई के हिसाब से जो लिमिट बढ़ी है क्या वो सही है, या खर्चा जब होगा तो क्या उसका कोई बुरा इम्पैक्ट तो नहीं होगा। तो इसके लिए ये जो है कमेटी गठित की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। सो आगे बात करते हैं जो कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, तो किन मुद्दों के ऊपर जो है कमेटी काम करेगी। तो सबसे पहले तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्टर्स में जो है चेंज आया है, ओके, जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जब भी वहां पर इलेक्शन कंडक्ट होगा तो उसके हिसाब से असेस करेगी कि जो एक्सपेंडिचर उनके द्वारा किया गया है या किया जाएगा वो सही है, ओके, या कम है। इसके अलावा असेस करेंगे चेंज इन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एंड इट्स बेयरिंग ऑन पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रीसेंट इलेक्शंस। जो रीसेंट इलेक्शंस में जो पैटर्न अपनाए गए थे, खर्चा किया गया था, उसको भी एग्जामिन किया जाएगा। और जो प्रेजेंट की जो वहां पर महंगाई दर की सिचुएशन है उसको भी यहाँ पर जो है सोच विचार कर फिर जो है यहाँ पर आगे इलेक्शन कमीशन को बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो व्यूज है पॉलिटिकल पार्टीज के और अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी लिए जाएंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो और भी फैक्टर्स होंगे जिनके द्वारा खर्चा और बढ़ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ और भी जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो जो है यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और कमेटी जो है 120 दिनों के अंदर अंदर अपनी जो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर और भी वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे महंगाई बढ़ी है, ओके, जो है डिमांड बहुत कम है। इसके अलावा और भी वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है एक्सपेंडिचर लिमिट बढ़ाई गई है मिनिस्ट्री के द्वारा। सो अभी की जो एक्सपेंडिचर लिमिट चल रही है, अगर लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट होता है उसके लिए जो एक्सपेंडिचर लिमिट है, जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट लगाई है वो 70 लाख तक जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है आप खर्चा कर सकते हैं जब आप लोकसभा के इलेक्शन जो है वो जो है लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे स्टेट्स हैं या यूटीज हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, तो यहाँ पर जो खर्चा आप मैक्सिमम कर सकते हैं वो है 54 लाख का। और इसके साथ ही अगर हम दिल्ली के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर भी जो खर्चा है मैक्सिमम आप 70 लाख के आसपास वो कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो जो है काफी ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब नेशनल लेवल के ऊपर इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं तो क्या क्या खर्चा जो है एक इलेक्टर जो है जो एक कैंडिडेट है, इलेक्शन कैंडिडेट, वो कर सकता है। तो आगे बात करते हैं जो स्टेट असेंबलीज होते हैं वहां पर कितने खर्चे की लिमिट है। तो यहाँ पर जो बिगर स्टेट है वहां पर मैक्सिमम 28 लाख तक जो है खर्चा किया जा सकता है, ओके, और जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वहां पर 20 लाख तक का खर्चा जो है मैक्सिमम किया जा सकता है इलेक्शन कैंपेन में। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जहां पर जो है इलेक्शन एक्सपेंडिचर होता है। तो सबसे पहले तो जो व्हीकल्स यूज किए जाते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, उसके बाद जो कैंपेनिंग इक्विपमेंट होते हैं, इसके अलावा इलेक्शन रैलीज कंडक्ट करने के लिए जो खर्चा आता है, ओके, जो स्टेजेस वगैरह बनती हैं, कई बार तो पैसा दिया जाता है कि रैली को देखने के लिए जो लोग आते हैं उनको भी पैसा दिया जाता है, ओके।
तो आगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है वहां पर भी खर्चा होता है, वहां पर अपनी पब्लिसिटी करनी है। ओके, मीडिया के थ्रू वहां पर भी पैसे लगते हैं, फिर ही जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट लगती है टीवी चैनल्स के ऊपर। इसके अलावा जो बैनर्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, पैम्फलेट लगते हैं, उसके ऊपर भी खर्चा होता है। साथ ही साथ जो फील्ड विजिट होते हैं, ओके, रैलीज करने के लिए जाते हैं अलग अलग जगह पर जहाँ किसी और पर्टिकुलर जगह पर, तो वहां पर भी खर्चा होता है। तो ये सारा खर्चा जो है यहाँ पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। तो आपको आई होप एक हिंट मिल गया होगा कि कहां पर खर्चा होता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर के तहत। और आखिर में बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जो भी इलेक्शन प्रोसेसेस इंडिया में होते हैं नेशनल और स्टेट लेवल पर, उनको कंडक्ट करती है। इसको बनाया गया था 25 जनवरी 1950 को, और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है इलेक्शंस कंडक्ट करना फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन बॉडीज के ऊपर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही काम करता है। ओके, तो जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं इलेक्शन के रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट इलेक्शन कमीशन को देता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कौन कंडक्ट कर रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहां के इलेक्शन कौन कंडक्ट कर रहा है, तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है इसके बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में और साथ ही साथ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ने मिलकर जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है, जहां पर राजस्थान में श्री गंगानगर में जो 75 कॉटन प्लकिंग मशीन्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टू द फार्मर्स। तो ये जो सारा काम हो रहा है ये हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फार्मर्स हैं वो कॉटन इंडस्ट्री में जब कॉटन की खेती करते हैं तो उनको बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उनका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अभी कॉटन के प्रति जो है रुझान जो है वो कम हो रहा है फार्मर्स का। तो अभी इसी को दोबारा से बूस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है ट्रेनिंग सेशन जो है जो लगाए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर NFL और CCI दोनों मिलकर जो है काम कर रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और NFL है, इनका मेन मोटिव है कि एनकरेज करें कि लेटेस्ट जो मशीनरी यहाँ पर जो बनाई गई है उसका यूज जो है फार्मर्स करें और जो अपनी कॉटन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में जानकारी रखना। तो ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है जो कि भारत सरकार, इसकी मालकियत जो है भारत सरकार के पास है, जो कि प्रोड्यूस करती है केमिकल, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो इन सभी को जो है प्रोडक्शन का काम जो है यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ये काम करती है। और यहाँ पर बात की गई है कि 2018 से अगर हम बात करें तो ये जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर्स की इंडिया में। ओके, तो जो NFL बनाई गई थी ये बनाई गई थी 1979 को। उस समय ये जो थी इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था, ओके, इन फर्टिलाइजर सेक्टर। तो जिसका जो टर्नओवर है वो है 75 बिलियन रुपीस के। ओके, यहाँ पर रुपीस है, डॉलर नहीं है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत। और साथ ही साथ ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है की फर्टिलाइजर यूरिया इन इंडिया। और जो NFL है इसके 5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट्स हैं। ओके, नंगल और बठिंडा पंजाब में है, पानीपत हरियाणा में है, और 2 जो है वो है विजयपुर मध्य प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है इनके प्लांट्स के बारे में, इनके जो इसका टर्नओवर है और इसकी जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, मिनी रत्न कंपनी है ना कि महारत्ना। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। सो आगे बात करते हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये एक तरह का दोस्त है फार्मर्स का, उनकी सेवा के लिए ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है कि कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें किसी तरीके की जो है रुकावट ना आए,
तो कॉटन की जो सप्लाई है वो बरकरार रहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, और जो कपड़ा उद्योग है वो आगे जो है प्रफुल्लित हो। तो बेसिकली अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर इसका वजूद जो कायम रखना है तो कॉटन की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉटन की सप्लाई ही कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, फार्मर्स की रुचि खत्म हो जाएगी कॉटन की फार्मिंग करने के लिए, तो बहुत टफ हो जाएगा, हमें कॉटन भी फिर बाहर से जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि ऐसी सिचुएशन तो इंडिया में अभी नहीं है, कॉटन जो है काफी बड़े पैमाने पर इसकी जो है खेती की जाती है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भी मोस्टली जो कॉटन लेती है रॉ मटेरियल, उसका इंपोर्ट हमारे घरेलू मार्केट से ही किया जाता है। तो सीसीआई को बनाया गया था 31 जुलाई 1970 को। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के पास है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के पास। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉटन का जो काम है वो कपड़े के लिए होता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर ही काम करती है सीसीआई। ओके, तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। ओके, तो अपने शुरुआती पीरियड में ये अपने आप में सिर्फ एक ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग ऑफ कॉटन। तो सीसीआई प्लेड एक रोल ऑफ कैनलाइजिंग एजेंसी for imports of cotton, purchase of raw cotton, for giving necessary price support to enterprising cultivators and also for procuring raw cotton for textile mills। तो इसने पूरी मदद की है जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको प्राइस सपोर्ट करने के लिए, अच्छे दाम पर जो है रॉ कॉटन उपलब्ध करवाने के लिए, उसके इंपोर्ट्स के लिए जो भी सुविधा जो है प्रोवाइड की जाए उसमें अहम रोल निभाया है सीसीआई ने, और बहुत ही अहम रोल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रफुल्लित करने के लिए इंडिया में। तो यहाँ पर जो सबसे मेजर रोल है वो है प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन। सो फार्मर्स को भी प्राइस अच्छा प्राइस यहाँ पर दिलाने की कोशिश की जाती है। ओके, साथ ही साथ टेक्सटाइल्स मिल्स का भी ध्यान रखा जाता है, ओके, कि इनकी भी जो है आने वाले समय में इनकी सप्लाई जो है उसमें कोई शॉर्टफॉल ना आए। तो यहाँ पर फार्मर्स की जो है एक तरह की दोस्त इसको बोला गया है सीसीआई को। तो प्राइस जितना भी होता है, जैसे कपास का अगर रुपया गिरता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर नीचे जाता है तो वहां पर ये इंटरफेयर करती है, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कॉटन का वो उपलब्ध करवाती है फार्मर्स को। ओके, तो आगे बात की गई है एमएसपी के ऑपरेशंस के अलावा रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट जो है डोमेस्टिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाहिए, वो भी पूरी करती है। ओके, अगर कोई ऐसा सीजन चल रहा है जब कॉटन की प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो रही है, ओके, तो उस समय पर ये इंपोर्ट करके जो है वहां पर कॉटन रिक्वायरमेंट पूरी करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो कमर्शियल परचेस ऑपरेशंस भी ये करती है बड़े पैमाने पर, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो ये था न्यूज़ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। जो भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जिस एक्ट के तहत इसको रजिस्टर्ड किया है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 1956। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को ध्यान में रखिएगा। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर सुनने के लिए।